हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा और आप देख सकोगे। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपको 10 साल 20 साल 25 साल रुकनी चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूं आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें उस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। मतलब अपने इमोशंस को साइड में रख करके उस स्टॉक में से बोरिया बिस्तर बांध करके निकल लेना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मैं क्राइटेरिया बताऊंगा और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर हैं, उसके बेस पे भी आप कैसे समझ सकोगे वो मैं बताऊंगा। और कुछ एक दो सेटिंग और क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर अगर आप हो और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बहुत ही बेसिक यानी बॉटम के रेट से लेके रखा है उसको, देन आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, अच्छा ये मैं बता दूँ कि अगर आप ट्रेडर हो यानी स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये वीडियो बंद करके जा सकते हो। ये वीडियो उसके लिए है जो नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। ओके, पुराने स्टॉक जो लिस्टेड हैं उनके लिए तो ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो नए स्टॉक्स जैसे IPOs आते हैं, नए नए IPO आते हैं, नई लिस्टिंग होती है, नए डीमर्जर हो जाता है तब लिस्टिंग हो जाती है, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये वीडियो मेरा उन सब के लिए है। और जैसे कि SBI कार्ड ले लूँ और हैप्पीएस्ट माइंड ले लूँ, न्यूरेका ले लूँ और आपका लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर ले लूँ, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो नए 2-3 साल पहले 3 साल 4 साल पहले की लिस्टिंग है उनकी, और उनमें बेसिक लेवल से मतलब IPO का प्राइस किसी के पास पड़ा हुआ है, किसी के पास IPO के लिस्टिंग डेट के पास उन्होंने ले लिया, जैसे डीमार्ट हुआ, ओके, IRCTC हुआ। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं जिनके पास पड़े हुए हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में से कब हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गेन तो हमारा है ही भाई, हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, दैट इज़ आवर मेन मोटिव। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और फंडामेंटल्स उसका चेंज होने लगता है। तो जब भी किसी भी कंपनी के साथ प्रॉब्लम होने लगे तो आपको उसमें से थोड़ा सा कॉशस हो जाना चाहिए और देखते रहना चाहिए। उस पर एक ईगल आई लगा लेनी चाहिए। ईगल आई मीन्स बाज उसको क्या बोलते हैं, बाज की नज़र आपको लगा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कंपनी में, कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी के बिजनेस में, प्रॉफिट रेवेन्यू में, इन सब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आपको ऐसे नज़र लगा लेनी चाहिए। तो बेसिकली देखिए, अब ये जो वीडियो है मेरा इन्वेस्टर्स के लिए है, तो जो ट्रेडर है आप निकल सकते हो। वीडियो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि जो इन्वेस्टर है उसको पता चल सके। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि एंट्री तो ठीक है, एंट्री तो आप कभी भी ले लोगे। किसी भी इंदौर वाले का फ़ोन आया, आपके एडवाइज़र ने आपको फ़ोन कर दिया, हेलो सर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी रिसर्च है, मल्टी बैगर हो जाएगा, 1 साल डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, तो आप तुरंत उठा लेते हो उसको। तो ठीक है, वो अलग चीज़ है। ओके, उसमें से आप जब भी आपकी वो बोले आपको निकल जाओ। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो IPO का लेके बैठे हुए हैं, ओके, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं, आप चाहे आरकॉम ले लो, चाहे आर पावर ले लो, चाहे JP एसोसिएट ले लो, चाहे यूनिटेक ले लो, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जहां पे जो इन्वेस्टर्स के गले की हड्डी बन चुके हैं, इन्वेस्टर्स के गले की हड्डी बन चुके हैं और उनको ना निगलते बन रहा है और ना उगलते बन रहा है, दोनों चीज़ें हो गई है। तो ये प्रॉपर एक साइन हर एक स्टॉक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसा नहीं होता तो गलत बात है, हर एक स्टॉक आपको पहले से ही साइन दे देता है कि भैया अब मुझ में प्रॉब्लम आने वाली है, आप निकल सकते हो। हाँ, वो साइन को अगर आप समझ सकते हो, यानी वो जो संकेत है उसको आपने पढ़ना सीख लिया, तो आप डेफिनेटली एक बड़े लॉस से बच सकते हो और अपने गले में हड्डी अटकने नहीं दे सकते। तो इन्हीं पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इनमें एक बेसिक है। बेसिक मतलब कि कोई जो जिसको जीरो नॉलेज है उसको भी समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एंट्री तो ठीक है, एग्जिट कितने टाइप की होती है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट 3 टाइप की होती है, बाकी की और टाइप होंगी मुझे नहीं पता है, बट एग्जिट जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली एग्जिट क्या है भाई, आपका टारगेट आ गया, आपने लेट से कि इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे मैंने हैप्पीएस्ट माइंड इन्वेस्ट कर रखा था, सेकंड मतलब 100% का टारगेट दिया था, SBI कार्ड में मैंने 100% का टारगेट दिया था और आपका जस्ट डायल में मैंने 100% का टारगेट दिया था, तो सभी ने 100% का रिटर्न दे दिया। आप टाटा केमिकल्स ले लो, टाटा केमिकल्स में मेरा 100% का टारगेट था, तो सभी ने 100% का टारगेट दे दिया। अब आपका अगर टारगेट अचीव हो गया तो आप निकल सकते हो। ओके,
तो ये पहला क्राइटेरिया है। और इसी में इसका देखो टारगेट अचीवमेंट जो पहला पार्ट है मैं बताता हूँ। पहला मेरा क्या है, एग्जिट एट टारगेट और एट योर नीड, एट योर लिक्विडिटी। नीड और लिक्विडिटी दोनों सेम है। एग्जिट एट करेंट टाइम मेन फॉर पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग। अब ये किसके लिए है कि भाई जो स्विंग ट्रेड करता है 2-3 महीने के लिए लेता है, या फिर ये उनके लिए है जिनको फ़ोन आता है आपके आरएम का, या फिर कहीं इंदौर वाले ने फ़ोन कर दिया और वो ट्रेड ले लेते हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी उनके लिए है। ओके, दूसरी कैटेगरी उनके लिए कि भाई अगर फंस चुके हैं, भाई बीच बीच में स्टॉक लेना पसंद करते हैं वो, तो लेट से कि अब चूंकि उन्होंने उनके एडवाइजर ने बोला है या फिर उनके आरएम ने बोल रखा है, बहुत से ब्रोकर के फुल सर्विस ब्रोकरेज जो देते हैं उनके आरएम हैं, तो वो आपको बता देते हैं, या फिर कहीं से आपने पढ़ लिया, आपके फ्रेंड ने बता दिया, कहीं से भी कुछ भी, तो आप उसमें घुस जाते हो। देन आपको आपको कब निकल जाना चाहिए वो चीज़। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एग्जिट बिफोर डिस्ट्रॉय। मैंने उसको नाम दिया है एग्जिट बिफोर डिस्ट्रॉय, यानी बर्बाद होने से पहले निकल जाओ। क्लियर? तो पहले वाले पे मैं चलता हूँ भाई। एग्जिट एट योर टारगेट, सिंपली आपका टारगेट आ गया, सीधे सीधे पोटली उठाओ और निकल लो, फिर उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एट योर नीड एट योर लिक्विडिटी। देखिए हम सब मिडिल क्लास हैं, डेली लाइफ हमारी रूटीन हमारी है, पैसा हमें ज़रूरत होती है, हमें कभी कभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो इस टाइम पे हमारे पास लिक्विडिटी होनी जरूरी है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि हमारे पास कैश बैलेंस होना चाहिए, कब कौन सी मुसीबत आ जाए हमें नहीं पता है, और या फिर ये प्रॉब्लम कितने दिन तक चले, तो हमें सर्वाइव करना है। तो अगर वो टाइम पे, या फिर लेट से आपके फैमिली में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे जब भी कोई कंडीशन आए तो ऐसी जगह पे डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए अपनी पोजीशन से, क्योंकि देखिए आपने पैसा ही इन्वेस्ट कर रखा है ताकि वो आपके मुसीबत में काम आए। ओके, तो जब पैसा आपके काम ही ना आ पाएगा तो कोई मतलब क्या है। ओके, जब भी आपका जो पैसा है वो आपके काम ही ना आ पाए तो फिर मतलब क्या है। अब दूसरा, अब बहुत से लोग गलती ये कर देते हैं कि जब भी उनको नीड होती है, यानी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, जब भी उनको जरूरत होती है पैसे की, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा चलने वाला स्टॉक निकाल देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है उसी को निकाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, आप ऐसा मत करिए। यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, आपको मैं सीधे एग्जांपल एक बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी उदाहरण देता हूँ। देखिए किसी बाप के 2 बेटे हैं। ओके, पहला बेटा जो है वो बहुत ही अच्छा बेटा है, बहुत ही शरीफ बेटा है। वो क्या करता है, डेली मेहनत करता है, शाम को पैसे घर पे लाता है, और या फिर अपनी जॉब करता है अच्छे से, और माता पिता की सेवा करता है, सब कुछ करता है, और वो अच्छे से पैसा कमाता है और फैमिली को सपोर्ट करता है। दूसरा बेटा जो है, दूसरा बेटा आपका कैसा है, वो आवारा है। वो सीधे सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता रहता है और कुछ नहीं करता, वो सीधे सीधे पैसे उड़ाता है। तो अब आप मुझे बोलिए कि जब भी बाप को घर से निकालने का नौबत आएगा कि मुझे अपने बेटे में से किसी एक को घर से निकालना है, तो वो किसको घर से निकालेंगे? डेफिनेटली वो छोटे वाले बेटे को निकालेंगे जो बुरा है, भाई उसी को लात मारेंगे ना कि भाई चल तू निकल मेरे घर से, तू काम का नहीं है ना, आवारा है, तो मेरे घर से निकल जाए। बड़े वाले बेटों को तो नहीं निकालेंगे ना, जो अच्छा है, जो कमा रहा है। पर इन्वेस्टर्स इसी का ठीक उल्टा करते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो बर्बाद हुआ है, मतलब जो शेयर बर्बाद कर रखा है, आपका ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, आप उसको पकड़ के रखते हो, कलेजे से लगा लेते हो, और जो अच्छा है, यानी जो रिटर्न आपको दे रहा है, वो जो अच्छा वाला आपका बेटा है, उसको आप लात मार देते हो घर से। तो ऐसा कभी मत करिए। आप उस बेटे को निकालिए, यानी उस शेयर को निकालिए जो आपका कम रिटर्न दे रहा है, या फिर आपको रिटर्न नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। पर हाँ, ये डिपेंड करेगा कि भाई आपकी लिक्विडिटी कितने की, यानी आपको ज़रूरत कितने की है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। लेट्स से कि आपकी ज़रूरत है 1 लाख रुपए की और आपका पोर्टफोलियो है 3 लाख का, तो उसमें से जो 1 लाख का ऐसे शेयर्स जो बर्बाद हैं, जो बकवास हैं, बकवास इन द सेंस की जो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, या फिर रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं दे रहे हैं, मतलब नॉर्मल रिटर्न दे रहे हैं, या फिर वो वॉलेटाइल नेचर के हैं। वॉलेटाइल नेचर के मतलब अगर वीकली चार्ट आप उसका देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, 3-4 महीने में ऊपर, 3-4 महीने में नीचे। तो सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक को निकालना चाहिए। ये मैं पहले क्राइटेरिया में बता रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक को हमें निकालना चाहिए ताकि हमें वापस से उसी को, अगर हमें बॉटम में खरीदना हो, हमारे पास अगर सरप्लस हो जाए तो हम बॉटम में उसको खरीद सकें। क्लियर? मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो और मेरे चैनल का वो देख रहे हो, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, बोरियत महसूस हो। मैं कैमरे पे नहीं आ सकता, कुछ कंडीशन है, अभी मेरी प्रॉब्लम है, तो कैमरे पे मैं आगे चल के आऊँगा कभी, बट अभी के लिए आप मेरे वॉइस को सुनिए और जो भी मैं सिखाता हूँ वो सीखते रहिए। ओके, सो चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई एग्जिट एट और टाइम, मतलब यहाँ पे देखिए, तो इसका सिंपल है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको बाद में सिखाऊंगा।
इसको सिंपली कैसे मैं समझा सकता हूं, अभी लेटेस्ट में ही एक एग्जांपल आया हुआ है JSW स्टील। ओके, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है मुझे सिखाने के लिए। तो देखिए ये उनके लिए, ये सेकंड क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया उनके लिए है जो अटक गए हैं। अटक मीन्स मतलब उन्होंने किसी के कहने पे एंट्री ले ली है। RM का फ़ोन गया, उस पर एंट्री ले ली, किसी रिलेटिव ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, तब एंट्री ली। क्योंकि उसमें एग्जिट और एंट्री परफेक्ट नहीं होती, मुझे पता है 99% परफेक्ट नहीं होता। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटर्स उसको चला चुके होते हैं, तभी तो वो पता चलता है लोगों को, और जब लोग अंदर जाते हैं तो ऑपरेटर्स सेलिंग करना चालू कर देते हैं। तो JSW स्टील का मैं एग्जांपल लेता हूँ, और इसका अगर मैं, अभी मेरा व्हाट्सएप चैट मेरा नहीं ओपन हो सकता, मैंने इसको शॉर्ट करवा रखा है इसी दिन के, यहीं पे मैंने शॉर्ट बोल दिया था, 29 तारीख को ही मैंने शॉर्ट बोल दिया था। ओके, तो देखिए, हालांकि ये हो सकता है अगर उल्टा मेरे अगेंस्ट में जाएगा तो मैं इसको हेज करूंगा, मतलब काउंटर ट्रेड लूंगा, पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और वो बेसिक है, सबको पता है, बेसिक इन द सेंस मैं बताता हूँ। RSI इंडिकेटर, RSI का डाइवर्जेंस, वो भी डेली चार्ट पे। ओके, RSI का डेली चार्ट पे डाइवर्जेंस अगर हो रहा है तो आपको उसमें से निकल जाना चाहिए, अगर आपने बाई कर रखा है तो। ओके, अब देखिए वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे डाइवर्जेंस को, मैं बताता हूँ, बहुत ही ईजी, क्योंकि एक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ एग्जिट के लिए, बाकी जो थर्ड वाला है वो मेरा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। आप सीधे सीधे इसको RSI लिखिए, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जब RSI आप लिखोगे ट्रेडिंग व्यू में तो ये आ जाएगा। ओके, आप इसको लगा लीजिए, और इसको लगाने के बाद आप ये देखिए, सबसे पहले तो पुराना वाला हाई नोटिस करिए, भाई स्विंग हाई क्या था, तो स्विंग हाई ये था, और उसके बाद का हाई क्या है, तो उसके बाद का हाई है ये वाला। ओके, तो दोनों को आप आइडेंटिफाई करिए और देखिए कि प्राइस पुराने वाले हाई थी, तो यहाँ पे देखिएगा H लिखा होगा, H के प्राइस को देखिएगा तो 639, यानी यहाँ पे प्राइस थी, और उसके बाद प्राइस कहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई 727 पे चली गई। तो जब प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट आई, यानी प्राइस ऊपर की तरफ गई, तो क्या RSI ऊपर की तरफ गया? अब वो देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, छोटा सा, मैं नंबरिंग में नहीं जाऊंगा, ये वाला है यहाँ पे, तो ये देखिए RSI क्या ऊपर, RSI क्या ये डेली चार्ट पे हमेशा देखना याद रखो, बी रूल बेस्ड डेली चार्ट पे देखना है, समझ गए? क्या यहाँ पे इसने नया हाई लगाया, RSI ने नया हाई लगाया? RSI अगर नया हाई लगाता दैट मीन्स कि ये जो ट्रेंड है और ज़्यादा चल सकता है, लेकिन RSI नया हाई नहीं लगा रहा है, मतलब RSI का डाइवर्जेंस हो रहा है। ओके, यानी प्राइस जो है, प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन RSI का डाइवर्जेंस हो रहा है। RSI के डाइवर्जेंस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और इसके ऊपर तो मैं पेड कोर्सेस में सिखाता हूँ उसी को मैं सिखाने वाला हूँ कि RSI के बेस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड। ओके, तो अभी के लिए इसमें थोड़ा सा, अब इसमें एक थोड़ा सा आता है इसी के साथ वॉल्यूम डाइवर्जेंस। वॉल्यूम डाइवर्जेंस आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं श्योर बोलता हूँ किसी को नहीं पता होगा। वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट मेरे वीडियो देखने वाले बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, देखिए भाई प्राइस बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम एक लेवल पे उतनी ही है या फिर घट रही है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मतलब दोनों सस्टेन कर रहे हैं, और यहां पे देखिए RSI भी नया हाई लगाते चला जा रहा है, देख रहे हैं ना आप? तो इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। बहने दे मुझे बहने दे, वो सॉन्ग है ना किसी फिल्म का। ओके, तो ये समझ में आया। और दूसरा, यहां पे देखिए प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, और ये RSI भी डाइवर्जेंस दे रहा है। तो ऐसे जब भी कंडीशन दिखाई दे किसी स्टॉक में, तो पोटली बांधो और निकल लो, रफू चक्कर हो जाओ। हमारे यहाँ हम सब जब पढ़ते तो होता था 9-2-11 हो जाना, तो 9-2-11 हो जाओ। ओके, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं इस सबको उड़ा देता हूं, ये तू जा रही है, देखिए थर्ड वाला, थर्ड वाला पॉइंट है सिंपल मूविंग एवरेज का दो तरीके का, एक होता है क्रॉसओवर। एक पहला, आपने कभी डेथ क्रॉस के बारे में सुना है? डेथ क्रॉस नाम से ही लगता है कि ये जिंदा मतलब मर जाएगा। डेथ क्रॉस कब बनता है और डेथ क्रॉस है क्या? डेथ क्रॉस एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ट्रेंड आने का सिग्नल होता है, एक इशारा होता है, जिस इशारे को आपने समझ लिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं समझे
अरे यार मैं तो आरकॉम लेके बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं निकल रहा है प्रॉफिट में, मैं क्या करूँ, मैं मतलब थक गया हूँ उसको ढोते ढोते, तो उसका बोझ ज़िंदगी भर ढोना पड़ेगा, फिर कोई सहारा नहीं मिलेगा। इवन कितना बड़े अच्छे से अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिल जाएगा, फिर भी वो सहारा नहीं बन पाएगा। ओके, क्योंकि कंपनी में प्रॉब्लम हो गया ना, कंपनी में फंडामेंटल चेंज हुआ है भाई। तो अब इसको बताने से पहले मैं चलता हूँ। देखिए, आपको क्या लगता है कि कोई भी जो बड़ा इन्वेस्टर है, जिसको FPI, FII या FPI समझ लो, और आपके म्यूचुअल फंड हाउस अपने इंडिया के लेट से LIC, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, ये सब, तो ऐसे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, ये सब क्या अच्छे से नहीं समझ सकते स्टॉक्स को? ये सब बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ लेते हैं, टाइमली प्रेडिक्ट करते हैं, और क्योंकि इनकी रिसर्च टीम बहुत ही स्ट्रांग है। ये कंपनी में घुसे पड़े होते हैं, ये कंपनी में अकाउंट्स में घुसे पड़े होते हैं, ये कंपनी के प्रोडक्शन में घुसे पड़े होते हैं, ये कंपनी के सेल्स में घुसे होते हैं। कितना सेल्स हुआ वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका प्रॉफिट इतना आने वाला है। इस तरीके से वो लोग घुसे होते हैं। और जब वो कुछ भी नेगेटिव दिखेंगे तो उनका रिएक्शन कहाँ दिखेगा? उनका रिएक्शन दिखेगा प्राइस में। क्लियर? उनका एक्शन जो होगा वो कहाँ पे दिखेगा? प्राइस में। तो उसके एक्शन का रिएक्शन कहाँ पे आएगा? प्राइस में आएगा। यानी जब भी उनको कुछ नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई देंगे तो वो क्या करेंगे? वो उसमें से निकलना धीरे धीरे चालू कर देंगे, और वो आपको चार्ट पे दिख जाएगा। सो अगर आप चार्ट अच्छे से रीड करना जानते हो तो आपको चार्ट बता देगा कि भाई अब इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। क्लियर? तो वो कैसे? एक सिंपल सा है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पर एक नॉर्मल, एक है डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस का मतलब है कि जब भी 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करता है 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर, डाउन साइड, इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसको यूज करते हैं, और वो मतलब अगर कंपनी में फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोरोना वाला प्रॉब्लम आ गया, तब तो भाई डेथ क्रॉस बन ही जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी डेथ क्रॉस बन रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी में कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हो रही है। उसको आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि JP एसोसिएट का ले लूं। चलिए, सबसे पहले तो वो आप कैसे लगा सको कि वो मैं बता देता हूं। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग वो में आ जाओगे, इंडिकेटर में आ जाओगे, यहाँ पे देखिए एक सिंपल मूविंग एवरेज लिखोगे तो 50, 100, 200 ऑलरेडी आया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है बस। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप नए हो तो यहाँ पे सिंपल लगाइए मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया आपका, 1-2 बार लगा लीजिए। ये क्या बन गया रे? ये देखिए भैया, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है 50, 100, 200, इसी को यूज करिए। जाने दीजिए सबको। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, इसको मोटा कर दूंगा, यहाँ पे कलर को डार्क कर देता हूँ। ये भी आपको सेटिंग करना सीख जाओगे इसी टाइम पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अब देखिए, ये 50 जो ग्रीन वाला है वो 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, और जो 200 है, जो ब्लैक कलर वाला है, वो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है। ओके, तो जब भी सिंपल मूविंग एवरेज 250 वाला 200 को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे और कैंडल अगर रेड हो, दैट मीन्स उसमें डेथ क्रॉस बन चुका है, आपको निकल जाना चाहिए। एक बार उसमें से निकल जाओ, फिर बाद में अगर वो उसके ऊपर ट्रेड होना चालू करे और फिर फंडामेंटल आपके सही हो, तो देन आप उसमें री एंट्री कर सकते हो। पर एक बार उसमें से एग्जिट जरूर हो जाओ। और इसने देखो कब कब आपको साइन दिया है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं आरकॉम का, तो ये देखिए, ये है आरकॉम। शुरू में बिंदास चल रहा था, इसीलिए मैं बोलता हूं जो IPO में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो नए इन्वेस्टर हैं, अच्छी नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तो ऊपर जाए। जैसे अभी हैप्पीएस्ट माइंड ऊपर जा रहा है, मेरा फेवरेट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। ओके, मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूं, हैप्पीएस्ट माइंड मेरा फेवरेट स्टॉक है, और उसको मैंने 321 रुपये पे बाई करवाया है। अभी 740 है समथिंग, 30 समथिंग चल रहा है। देखो, तो जब भी ऐसा स्टॉक है, तो जब भी मुझे इसमें से डेथ क्रॉस दिखाई देगा, अगर वो मतलब कोई ओवरऑल इकोनॉमी रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ है, देन हम उसको होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जैसे कोरोना आया था उस टाइम पे ये नीचे गया था,
नहीं, उसके पहले, सॉरी, उसके बाद लिस्टिंग है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, मतलब कोरोना टाइप कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको होल्ड करेंगे, देन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका फंडामेंटल कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी का फंडामेंटल उससे चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो रहा है और इकोनॉमी ठीक चल रही है, कोई ग्लोबल क्यूज नहीं है, तब हम सोचेंगे कि भाई निकल लो। तो देखो यहाँ पे जैसे आरकॉम का डब्बा बजा, आरकॉम का जो बाजा था वो बजा था 2008 की क्राइसिस में, और उससे वो उबर नहीं पाया। तो देखिए एक बार यहाँ पे डेथ क्रॉस हो गया, तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 3-4 दिन कंटिन्यू इसके नीचे कैंडल बन गई और क्लोज ये हो गया। तो आपको एग्जिट कहाँ पे मिल गया? आपको यहीं पर एग्जिट मिल गई, यहाँ इस रेंज में आपको एग्जिट मिल गई, यानी 477। इसने बता दिया कि भैया अगर आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे कहीं भी बैठे हो, तो इसमें से निकल लो, यानी इस गाड़ी को छोड़ दो, क्योंकि ये गाड़ी गड्ढे में जाने वाली है। ओके, देखिए क्या आज तक आरकॉम उस शेयर पे, उस प्राइस पे आ सका? नहीं आ सका। उसके बाद दूसरा वाला डेथ क्रॉस बनेगा, पर वो देखिए ये सब क्या है, ये सब सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज है। ये सब 200 पिछले 50 दिन की और पिछले 200 दिन की जो प्राइसेस होती हैं क्लोजिंग बेसिस पे, उसी का एवरेज होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन जब ये पहली बार बनता है तो उसका बहुत मतलब होता है, समझ गए? क्योंकि कंपनी नई थी, फिर भी ये बन रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो आपको निकल जाना चाहिए। जेपी एसोसिएट में ले लूँ, आरकॉम तो आप लोगों, बहुत से लोगों के पास पड़ा होगा ना, मुझे लगता है कि सब लोगों का आरकॉम से एक बार जिया जरूर जला है। ये देखिए जेपी एसोसिएट से एक बार मैंने भी मार खाई है, तब मैं एकदम नया था, मुझे पता नहीं था, फिर मैंने सीखा धीरे धीरे। देखिए जेपी एसोसिएट ने आपको ऑलमोस्ट कब डेथ क्रॉस हुआ? यहाँ पे ये एक जगह पे हुआ, उसके बाद ये फाइनल यहाँ पे हो गया, तो 153 यानी 150 के आसपास ही आपको जेपी एसोसिएट ने बोल दिया कि भैया आप पोटली बांधो और निकल लो। लेकिन फिर भी आप अटके रहे, पड़े रहे। तो देखिए वापस वहाँ पर आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सका, और उसके बाद तो अभी 1-2 रुपये में चल रहा है शायद, आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ। वाह, 7 रुपये चल रहा है, क्या बात है। ओके, तो ऐसे स्टॉक्स जब भी कभी डेथ क्रॉस होता है तो वापस वो प्राइस आ सकती है, लेकिन कंटिन्यू वो करेगा या नहीं करेगा, नो गारंटी। आप एक बार उसमें से पोटली बांध के निकल लो। क्लियर? अब मेरा फेवरेट और कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं इसी को देखता हूं और इसी के हिसाब से मैं बनाता हूं, और ये मेरा फेवरेट है। मैं बता दूं आपको, ये मेरा फेवरेट है। सो यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका दिया हुआ है, कहां पे है? उड़ गया क्या? एक सेकेंड। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज लिखोगे तो, या एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो आपको आ जाएगा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको लेना है, और इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको सेटिंग करनी है, इसकी ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, और देन यहाँ पे आपको 200 डे लिख देना है। अब मैं इस पर थोड़ा टाइम दूंगा आपको। देखिए जब भी कभी कोई स्टॉक, मेरे हिसाब से जैसे अभी कोल इंडिया में चल रहा है, और मेरे कलीग्स ने पूछा कि भाई कोल इंडिया में बाई करो, तो वो अभी भी 200 दिन के नीचे है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये उसके नीचे चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक 200 के नीचे है मैं एंट्री नहीं लूँगा, ऊपर आएगा तो मैं सोचूंगा। ओके, और या फिर जैसे अभी मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड पड़ा हुआ है, न्यूरेका पड़ा हुआ है, IRCTC पड़ा हुआ है, डीमार्ट पड़ा हुआ है, और आप ले लीजिए लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का हालांकि बहुत से लोगों ने अवॉइड किया था, न्यूरेका को भी बहुत से लोगों ने कहा था कि मत लो, मैंने सबको रिकमेंड किया था कि आप बाई करो। इवन न्यूरेका को तो मैंने ये भी कहा था कि भाई जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन उठा लो, और आई थिंक वहाँ से वो डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 1400 समथिंग ट्रेड कर रहा था, अभी 2-3 दिन से नीचे है, बट कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। ओके, तो ये देखिए जब भी आप नए इन्वेस्टर हो, यानी आपने इन्वेस्टमेंट IPO में कर रखा है, यानी 4-5 साल से कोई स्टॉक होल्ड कर रखा है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको हमेशा 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर प्राइस उसके नीचे बंद होती है तो आपको एक बार तो उसमें से निकल जाना चाहिए। ओके, एक बार उसमें से निकल जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हुई थी। लेकिन अगर अगेन वो उसके ऊपर जाता है, देन आप सोचिए कि आपको एंट्री करनी या नहीं करनी है। लेकिन अगर IPO है और वो बूम पर है, और उसके बाद अगर वो 200 दिन के एक तो आप अगर यहाँ पे एंट्री एग्जिट कर जाते हो देन ओके, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो फिर भी अगर वो 200 दिन के नीचे जा रहा है तो आपको एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल्स जरूर चेक करना चाहिए। अब फंडामेंटल्स में आपको क्या चेक करना है? फंडामेंटल्स में आपको चेक करना है ROE। ओके,
ये किसी भी रेशियो पे आप जाओगे, जैसे कि स्टॉक एज है, स्टॉक एज पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, स्टॉक का नाम लिखिए सब आ जाएगा। ROE देखिए, ROCE देखिए, रेवेन्यू देखिए, प्रॉफिट देखिए, और एबिडा तो ठीक है, एबिडा चलता है, लेकिन आप प्रॉफिट और ये तीन चार चीज़ें, सेल्स ग्रोथ उनकी देखिए कि भाई सेल्स उनकी क्या, सेल्स डिक्लाइन तो नहीं हुई है। तो ऐसे अगर पिछले 2-3 क्वार्टर में जैसे कि कंटिन्यू 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ रहा है, तो देन 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आएगा, उसके पहले ही ये आपको सिग्नल दे देगा। आपको नहीं पता है ये कितना पावरफुल है, 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट खराब आने वाला है, उसके पहले ही ये सिग्नल दे देगा। तो मतलब कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। क्लियर? तो आपको फिर भी अगर कुछ ये हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो जाकर के कम से कम एटलीस्ट पिछले 1-2 साल के, यानी पिछले 2-3 महीने के, यार 1-2 क्वार्टर के पिछले 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स देखो और आइडेंटिफाई करो। ROE, ROCE, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सेल्स ग्रोथ, ये कहीं कम तो नहीं हो गई? ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें कहीं कम तो नहीं हो रही हैं? तो अगर कम हो रही है तो डेफिनेटली कुछ उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको उसमें से निकलना चाहिए। ओके, और वो सब चीज़ें यहीं पे पहले बता देगा, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को ये सब चीज़ें पहले से ही, उनका प्रेडिक्शन और जो रिसर्च है वो बहुत ही पावरफुल होती है, वो पहले से ही पता लगा लेंगे और उसका एक्शन जो होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा और रिएक्शन सामने दिखाई देगा आपको। ओके, अब देखिए दूसरी पॉइंट कि हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो नीचे जाकर के वापस ऊपर आ रहा है, तो ठीक है ऊपर तो आएगा, लेकिन क्या आपकी बाइंग प्राइस पे अगेन वो वापस आएगा कि नहीं, ये आपको सोचना है। देखिए JP एसोसिएट में एक बार जब वो गिरा 2008 से, तो उसके बाद से वो आज तक खड़ा नहीं हो पा, मतलब आज तक उसमें ब्रेक इवन हुआ ही नहीं। वो 200 दिन के ऊपर तो बहुत बार गया, लेकिन वो अपने पुराने हाई के पास नहीं गया। मतलब आपका स्टॉक ये बेसिकली IPO के लिए है। जैसे कि अभी SBI कार्ड को अगर ले लो तो SBI कार्ड कितना ट्रेड कर रहा है, क्या हुआ भाई, ये हो गया। तो अभी देखिए इसमें चूंकि लिस्टिंग बहुत नई है तो 200 दिन का अभी बनना शुरू हुआ। तो जब भी कभी ये 200 दिन के नीचे बंद होगा ना, तो मुझे इसमें से पहली बात तो भाई मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। अगर कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब इकोनॉमी और पूरा का पूरा ग्लोबल क्लियूज जो नहीं है, तो मैं उसमें से कॉन्शियस हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि इसका मैं तुरंत फंडामेंटल चेक करने लगूंगा। समझ गए? मैं फंडामेंटल चेक करूंगा भाई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो मैं इसको देखूंगा और देन मुझे लगेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगेन उसके बाद अगर फिर से ऊपर होता है, फिर मुझे सब कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर एक बार मैं इसको नहीं निकलूंगा तो वापस मुझे मेरा भाव ये वाला जहाँ पे एग्जिट करना था वो वापस दिखेगा या नहीं दिखेगा, शायद हो सकता है मेरी लाइफ निकल जाए, मुझे नहीं दिखाई दे। ऐसा सॉरी, ये डिस्क्लेमर है कि ऐसा नहीं है कि ये नीचे जाने वाला है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि ऊपर जाएगा। मेरी इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और मैंने इसको बहुत पहले का होल्ड कर रखा है। ओके, तो देखिए कभी कभी हो सकता है कि ये 200 दिन के नीचे चला जाए किसी जनरल फैक्ट की वजह से, या जनरल फियर की वजह से, मतलब जैसे कि कोरोना का फियर हुआ, कल हो सकता है कि भी जैसे बंगाल का इलेक्शन हुआ है, तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है नीचे चला जाए। पर जेन्युइन अगर वो नीचे जा रहा है तो मुझे 200 दिन के नीचे अगर 4-5 दिन क्लोज करता दिखाई देगा तो मैं वापस से उसको निकाल दूंगा। और आप भी एज ए इन्वेस्टर, एज ए फ्रेश इन्वेस्टर इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। क्लियर? सिंपल, आप 200 दिन के सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो करिए। अगर उसके नीचे प्राइस क्लोज होती है तो आप निकल जाओ एक बार, फिर उसके बाद देखेंगे कि एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। फिर आप किसी एडवाइजर से संपर्क कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, मेरा नंबर है, मुझे भी मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर मेरा ये इन्वेस्टमेंट कैसे मैं क्या करूँ, तो वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन अगर फिर भी आपका माइंड यहाँ पे दिखाई देता है आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, तो आप एक बार उसमें से निकलने का ट्राई करो। ये उन लोगों के लिए है जो आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं, जैसे 3-4 साल पहले के लिस्टिंग को उन्होंने उठा रखा है। ओके, जैसे कि IRCTC में कोई इन्वेस्टेड है तो IRCTC को देख लेते हैं अभी। ओके, तो देखिए, तो जब भी IRCTC मेरा 200 दिन के नीचे क्लोज होगा तो मैं थोड़ा सा वेट कर देखूंगा कि भाई उसमें से मुझे निकलना है या नहीं निकलना है। समझ गए? तो मैं पहली बात तो मैं फंडामेंटल चेक करूंगा, अगर मुझे वो भी गड़बड़ दिखाई देता है तो मैं निकल जाऊंगा। ओके, तो ये टेक्निकल है। और पहली बात तो अगर फंडामेंटल गड़बड़ होने वाला होगा तो मैंने जैसा कि बताया कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले पता हो जाएगा और वो पहले ही अपना एक्शन ले चुके होंगे, और एक्शन जो होगा उसका रिएक्शन आपको प्राइस में और ये इंडिकेटर में दिखाई देगा पक्का। ओके, तो ये मेरा आपको थोड़ा सा गाइडेंस एज ए गाइड में करने वाला था कि मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो जिनको कुछ नहीं मालूम है और
किसी भी अनुराधा का फ़ोन आ जाता है या फिर अनुराधा उनसे मिलने आ जाती है और वो दबा करके इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में रोने लगते हैं। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके, और मैं चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, आगे चल के मैं दिखाऊंगा। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।